गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीव एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीव WWTC में। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि समस्त भारतीय अपवाह तंत्र को किस प्रकार से अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, भारत के प्रमुख अपवाह तंत्र कौन-कौन से हैं और किन-किन क्षेत्रों में वे अपवाहित होती है। तो बस बने रहिए हमारे चैनल से और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि संपूर्ण वीडियो में आप सबों के लिए बहुत ही अधिक ज्ञान की चीजें मैं लेकर आया हूं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के क्लास को चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि में आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि पहले से ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखने के बाद उचित कमेंट अवश्य कीजिए। कैसा लगा आपको वीडियो? यदि किसी भी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज हमें सजेस्ट भी कीजिए। आपका स्वागत है। आइए, सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा कि अपवाह क्या है। तो अपवाह के बारे में बहुत ही सरल अंदाज में आप बतला सकते हो कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। मतलब कोई भी मान लीजिए कि एक निश्चित अपवाह है और वाहिकाओं के माध्यम से जल जो है वो प्रवाहित हो रहा है, तो वो एक प्रकार का क्या है? अपवाह है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि ये एक कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र से क्या है कि एक कोई नदी या कोई भी जलाशय का स्रोत जो है वो निकल रहा है, तो ये भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा? अपवाह कहलाएगा। ठीक है। मान लीजिए और भी दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अपवाह को आप और कैसे तरीके से किस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हो। मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है ना। और आप लोग अक्सर देखते होंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों से क्या है कि छोटे-छोटे जलाशय वगैरह निकलते रहते हैं, छोटी-छोटी सरिताएं निकलते रहती है। बड़ी नदियां आप लोग भले ही नहीं झारखंड में देखे होंगे, दामोदर के अलावा बड़ी नदियां बराकर के अलावा नहीं है, लेकिन आप छोटी-छोटी नदियों को भी अवश्य अपने इलाकों में देखे होंगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? अपवाह है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहेंगे हम लोग? अपवाह कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपके क्षेत्र में जो भी छोटी बड़ी नदियां, जिसको आप लोग जोरिया वगैरह भी कहते हो बांग्ला भाषा में, वो भी एक प्रकार का क्या है? अपवाह है। अब दूसरा टॉपिक है अपवाह तंत्र। नाम से ही पता चल रहा है कि तंत्र का मतलब क्या हो गया? जाल। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे कि बहुत सारा एक जाल के जैसा यहाँ पे चित्र बना हुआ है ना। तो ये एक अपवाह तंत्र का चित्र है। परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो क्या यह इसको परिभाषित कर सकते हैं हम लोग कि वाहिकाओं के जाल को क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र। जाहिर सी बात है, मतलब एक वाहिका नहीं है, इसमें बहुत सारी वाहिकाएं, जैसे बहुत सारी नदियों के जाल को हम लोग क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे कि ये जो आप ग्रीन कलर का यह जो मैं ड्राइंग यहाँ पे कर रहा हूँ, मान लीजिए कि ये क्या है? आपकी गंगा नदी है। ठीक है। ये क्या है? ये गंगा नदी है और ये एक अपवाह कहलाएगा। यदि ये सिर्फ गंगा नदी है तो ये आपकी क्या कहलाएगा? अपवाह कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए कितनी सारी नदियां, इधर से चंबल, इधर से सिंध आकर इसमें मिल जा रही है, फिर इसमें बेतवा मिल जा रही है, फिर इसी तरह से केन मिलती है। फिर आप यहाँ देख रहे हो कि गंगा के ही समानांतर बहती हुई एक नदी आ रही है। कौन? यमुना। ये जहां पर मैं अभी ड्राइंग कर रहा हूँ, ये आपका कौन सा है? यमुना नदी है। ये यमुना नदी है।
ये भी आकर यहाँ पर इलाहाबाद में आकर इसी गंगा से क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। फिर आप देख रहे हो कि गोमती नदी भी आगे चल के इसी गंगा में मिल रही है। फिर ये घाघरा नदी भी जो है वो भी आकर इसी नदी में मिल जा रही है, गंगा में मिल रही है। फिर ये गंडक नदी जो है वो भी बिहार में आकर ये आपकी गंगा से मिल जा रही है। आपका नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी भी आकर अंततः गंगा में मिल जा रही है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर नदियों का एक जाल बन गया, यानी वाहिकाओं का क्या बन गया, एक जाल बन गया। अब इसी चीज को हम क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे। यानी नदी और उसकी सहायक नदियों को, नदी किसी एक नदी और एवं उसकी समस्त सहायक नदियों के जाल को हम लोग क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि गंगा एक अपवाह तंत्र है। मैं अभी आपको समझाया कि जब गंगा नदी में उसकी सहायक नदियां यमुना, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन जैसी नदियां आकर मिल जाती है तो गंगा जो है अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। तब क्या होता है, गंगा अपवाह तंत्र का। अब हम इसे सिर्फ जो है वो गंगा नहीं कह सकते हैं, केवल इसको हम गंगा नहीं कह सकते। अब यदि हम कहेंगे तो इन समस्त की बात यदि हम कहेंगे तो क्या कहना पड़ेगा हमें, गंगा का अपवाह तंत्र कहेंगे, क्योंकि इसमें केवल अब गंगा नदी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें गंगा के साथ साथ उसकी समस्त सहायक नदियों की बात हो रही है, तो इसे हम लोग अपवाह तंत्र कहेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि गंगा क्या है, सॉरी अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र क्या है। मेरे ख्याल से इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं रह गई होगी, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो प्लीज आप लोग उचित कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है जल विभाजक। अब हमारा बुक में अगला टॉपिक क्या है, जल विभाजक। परिभाषा पहले देखते हैं, उसके बाद मैं फिर उसे अपने तरीके से समझाता हूँ कि एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। यानी एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को, परिभाषा से शायद आपको समझ में न आए तो एक बार फिर से मैं आपको चित्र के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज दैट, जैसे देखिए एक नदी जो है वो प्रवाहित होते हुए इस कदर आ रही है ना, एक नदी जो है वो बहती हुई आ रही है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा चट्टान मिल गया, ठीक है। अब ये नदियां, ये जो पानी आ रहा है, नदी का जो पानी आ रहा है, अब ये यदि ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, तो अब क्या होगा भाई, यदि इसकी हाइट है तो नदी का ये जो पानी है तो इसके ऊपर से तो फ्लो नहीं कर सकता है। अब ये नदियां अपनी पानी के रास्ते को बदल लेगी, कुछ पानी इस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो कर जाएगी, तो कुछ पानी जो है वो इस तरह से इधर से ऐसे बह जाएगा। तो ये पहले तो एक धारा थी, लेकिन अब देखिए कितनी धारा हो गई, दो धारा हो गई। यानी एक को हम एक नाम दे सकते हैं और दूसरे का क्या नाम दे सकते हैं, बी नाम दे सकते हैं, है ना। तो एक जलधारा को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। हो सकता है कि दो से ज्यादा भी धाराओं में वो बढ़ सकती है। तो एक प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ कि जल का यहाँ पे विभाजन कर दिया गया। तो किसके द्वारा किया गया बच्चों, ये जो जल का जो विभाजन किया गया ये इसी चट्टान के द्वारा किया गया, है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, जल विभाजक कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, जल विभाजक कहेंगे। आप लोग इस चीज को ऐसा अपने क्षेत्रों में भी देखे होंगे, किस प्रकार से कि यदि ये सड़क पे पानी बह रहा है, सड़क पे पानी बह रहा है, सड़क में भी देखे होंगे कि कहीं पर बहुत ज्यादा ऊंचा मिट्टी वगैरह जमा हुआ है, तो पानी जो है वो अलग अलग धाराओं में होकर इस तरह से वो क्या करने लगती है, बहने लगती है। तो वो कोई भी ऊंचा भूभाग हो सकता है, चट्टान हो सकता है, पर्वत हो सकता है। यानी यही यहाँ पे मैं लिखा हूं कि ऊंचा क्षेत्र, पर्वत आदि जो है वो जल विभाजक का कार्य करता है। और अभी तो बरसात का समय है, आप ऐसी चीजों को यदि गौर करोगे तो आप अपने आस पड़ोस में भी जल विभाजक को देख सकते हो कि किस प्रकार से कोई भी ऊंचा क्षेत्र जो है वो जल धाराओं को दो या दो से अधिक भागों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गई होगी कि जल विभाजक
क्या है ना। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक बार पुनः मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते देखते ही प्लीज लाइक बटन तो दबा दीजिए। लाइक बटन दबाने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है भारत में अपवाह तंत्र, है ना। अब हम लोग भारतीय अपवाह तंत्र की बात करते हैं। तो लिख रहा है कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। मतलब समस्त भारत की जो भी नदियां हैं और वो नदियां अपना जल अंत में किस क्षेत्र में विसर्जित करती है, अपने पानी को अंततः वो किस सागर में गिराती है, इसके आधार पर समस्त भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों दो भागों में बांटा गया। पहला अरब सागर अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र, और दूसरा होगा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। अब देखिए यहीं पर आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। अरब सागर अपवाह तंत्र किसे कहेंगे? वैसी नदियां जो अपना जल अंततः अरब सागर में जाकर गिराती है, यानी वैसी नदियां जो अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है, या वैसी नदियां जो अपना अंत में किस नदी में किस सागर में जाके मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। हम लोग उसे किस नाम से जानेंगे? अरब सागर अपवाह तंत्र। तो इसमें जो बड़ी नदियां हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप ऊपर के इस मानचित्र में देखोगे, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। मैप के माध्यम से यदि आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो आपको कोई भी चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख के समझ जाइए। देखिए यहाँ पे कौन सी नदी है? साबरमती नदी, ये येलो कलर वाला है ना। ये कहाँ आकर मिल रही है? इस ओर मिल रही है। तो ये कौन सा सागर है? आपको पता है, इधर अरब सागर है। फिर आप देखिए यहाँ पे ये माही नदी है, कहाँ आकर मिल रही है? अरब सागर में। नर्मदा कहाँ आकर मिल रही है? अरब सागर में। तापी कहाँ जाके मिल रही है? अरब सागर में। इसी प्रकार से अन्य और भी नदियां हैं, जैसे मांडवी है, ज्वारी है, शरावती है, गंगावेली है, पेरियार है, भरत पूजा है। ये सारी नदियां जो है वो जाकर कहाँ मिल रही है? ये सभी के सभी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो इन सभी नदियों को हम किस में रखेंगे? अरब सागर अपवाह तंत्र में रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। मतलब वैसी नदियां जो अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, या वैसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, उसे हम लोग बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र कहेंगे। और मैं बता दूं कि भारत की जितनी भी नदियां हैं वो ज्यादातर उनमें बंगाल की खाड़ी में ही जाकर मिलती है। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रीन कलर में हुगली है, जो कि गंगा का ही एक पार्ट है। अगले वीडियो में आप उसके बारे में पढ़ोगे, गंगा नदी के बारे में। ये रेड कलर का जो आप देख रहे हो ये दामोदर है, जो आपके धनबाद क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो दामोदर भी जाकर किस में मिलती है? तो अरब सागर में ही मिलती है। हालांकि ये स्वतंत्र रूप से जाकर नहीं मिलती है, गंगा में पहले मिलती है और उसके बाद अरब बंगाल की खाड़ी में मिलती है। स्वर्ण रेखा नदी ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसी प्रकार से वैतरणी, ब्राह्मणी, और ये ब्लू कलर का जो है महानदी, गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, गोदावरी, ये ग्रीन कलर का कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ये तमाम सारी नदियां जो है वो अपना जल अंत में किस सागर में जाके मिलाती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलाती है। यानी इन सभी नदियों को हम किस में रखेंगे भाई? तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में रखेंगे। तो बच्चों भारत में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? जल विसर्जन के आधार पे तो दो भागों में बांट के रखा गया है। पहला अरब सागर अपवाह तंत्र, तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियां जाकर मिलती है आपको पता चल गया। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र मतलब वैसी नदियां जो अपना जल किस में जाके विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। तो कौन कौन सी नदियां हैं ये चीज भी अब आपको पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा चीज हमें एक और आधार पे इन नदियों को बांटा गया है। क्या है वो? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी समस्त भारतीय अपवाह तंत्र को भी
फिर से एक बार कितने पार्ट में बांटा गया है, तो 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है, तो आप समझिए, पहला है हिमालय की नदियां। पहला कौन है, हिमालय की नदियां, और दूसरा कौन है, प्रायद्वीपीय नदियां। इसको भी बहुत ही सरल अंदाज में समझ सकते हो। हिमालय की नदियां कौन कहलाएगी, वैसी नदियां जिनका उद्गम स्थल हिमालय या हिमालयन क्षेत्र है, उसे हम लोग हिमालय की नदियों के नाम से जानेंगे। जैसे हो गई गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सभी की सभी नदियां जो है वो हिमालय क्षेत्र की नदियां कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा कौन है, प्रायद्वीपीय नदियां, मतलब वैसी नदियां जिनका उद्गम स्थल प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। मतलब वैसी नदियां जो कहां से निकलती है, प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र से निकलती है, तो हम लोग उसे प्रायद्वीपीय नदियां कहेंगे। जैसे सोन हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई। तो ये सारी नदियां जो है वो प्रायद्वीपीय नदियां कहलाएगी। जबकि गंगा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सारी नदियां हिमालय क्षेत्र की नदियां कहलाएगी। तो मेरे ख्याल से ये नदियों का जो अपवाद तंत्र को हम लोग 2 पार्ट में बांटे, चाहे वो जल विसर्जन के आधार पे, चाहे फिर आपका भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे, तो ये दोनों चीजें जो है आपको समझ में आ गई होगी, है ना बच्चों। तो यदि समझ में आ गया है तो एक बार फिर से लाइक बटन को दबा दीजिए यदि अभी तक नहीं दबाए हो तो, है ना। और कुछ कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, 200-300 बच्चे जो है वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन लाइक जो है वो 50-100 तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये तो दुख की बात है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक बटन को दबाइए। चलिए, ये चीज को तो हम लोगों ने देख लिया। भौगोलिक आकृति के आधार पर भी भारतीय अपवाद तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। अब यहाँ पे समय नहीं लेते, अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हिमालय क्षेत्र की नदियों के बारे में। ठीक है, तो आइए देखिए लोग, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि हिमालय की अधिकतर नदियां 12 मासी होती है। यहाँ से बच्चों एक सवाल पूछा जाता है कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों में क्या अंतर है। एक सवाल यहाँ पे बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप इन चीजों को समझ जाओगे तो आपको कोई भी पॉइंट को याद करने की तनिक सी भी आवश्यकता नहीं है। आप 4 क्या 6 पॉइंट 8 पॉइंट अपने से लिख सकते हो। इसलिए आपको यहाँ आवश्यक है समझना। आप समझने की कोशिश कीजिए कि हिमालय की अधिकतर नदियां जो है 12 मासी होती है। मतलब हिमालय की क्षेत्र से जो भी नदियां निकलती है उसमें सालों भर पानी रहता है। और क्यों नहीं रहेगा भाई, क्योंकि यह बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। मतलब हिमालय की क्षेत्र से जो नदियां निकलती है, उस नदी का जो जल का जो स्रोत है वो क्या है, बर्फ भी है। हिमालय क्षेत्र में लगातार बर्फ पिघल रहा है और वो बर्फ पानी बन के उस नदी में आ रहा है। तो अनलिमिटेड पानी आते जा रहा है, तो उसको सूखने का कहीं कोई सूखने वाली कोई बात हो ही नहीं सकती है। प्लस जो वर्षा का जो जल है वो भी उसमें आकर मिल रहा है। तो हिमालय क्षेत्र की जो नदियां होती है वो कैसी होगी, 12 मासी होगी, है ना। वही लिखा है, इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। मतलब ये नदियां जो होती है वो सालों भर पानी से कैसा होता है, लबालब होता है। जबकि हम लोग की क्षेत्र की नदियों को देखिए, हम लोग झारखंड में रहते हैं ना, चाहे आप दामोदर धनबाद क्षेत्र में रहते हो, तो दामोदर या बराकर को भी देखिए ना कि जब बरसात का समय रहता है तो वो नदियां पूरी उफान पे रहती है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है वो नदियों का जल स्तर जो है वो बहुत घट जाता है और केवल छोटी छोटी सरिताओं के रूप में वो बहने के लिए शुरू कर देती है। लेकिन जब हिमालय क्षेत्र की नदियों को आप कभी देखोगे तो उसमें सालों भर पूरा लबालब पानी भरा रहता है ना। आइए, यह नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटी बनाती है। मतलब बड़े बड़े भी आकार की घाटी इस तरह का बनाता है। क्यों बनाता है भाई, क्योंकि ये नदियां जब पहाड़ों से उतरती है तो तीव्र अपरदन का कार्य करती है और पानी में काफी फ्लो होता है। इस वजह से पहाड़ों को भी ये काट देती है और क्या करती है, इस प्रकार की भी आकार की घाटी का निर्माण कराती है ना।
यह ऊपरी क्षेत्रों से भारी अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा कर देती है। मैंने पहले भी बताया हूँ कि हिमालय का एवरेज ऊंचाई जो है वो 6000 है ना। आपको मैं बताया हूँ कि उस ऊंचाई से जब नदी निकलेगी तो नदी का पानी का जो स्पीड होगा बहुत ज्यादा होगा और अपने साथ बहुत तीव्र अपरदन का काम करती है, और तीव्र अपरदन की वजह से ही वो लाकर मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारे अवसाद को जमा कर देती है, जिससे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। मैं पहले भी बताया हूँ आपको, है ना। यह नदियां अपने मार्ग के मध्य एवं निचले भाग में विसर्प आप लोग चित्र में देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे जो ये सांप की आकार की जो आकृति आप लोग देख रहे हो ना, यही क्या है, विसर्प है। ठीक है, कि नदियां जो है वो किस तरह से बहने लगती है, सर्पीला आकार में बहने लगती है। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। गोखूर झील, देखिए ये क्या बन गया, गाय के खूर के जैसा आकृति बन गया, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, गोखूर झील कहेंगे। आखिर गोखूर झील का निर्माण कैसे होता है, तो इस चीज को भी आप समझिए कि गोखूर झील का निर्माण जो है वो कैसे होता है। तो आपको देखिए मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोखूर झील का निर्माण जो है वो कैसे होगा। ये नदी अभी ऐसे बह रहा था, लेकिन किसी साल जो है वो बहुत इस नदी में बाढ़ आ गया तो इसका पानी इधर भी बह गया, इसका पानी इधर इस क्षेत्र में भी चल गया। पहले इसका पानी इधर ही केवल जा रही थी, लेकिन बाढ़ में बहुत ज्यादा पानी नदी में आ गई तो वो पानी इधर भी फैल गया और ये पानी इधर भी फैल गया। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे बाढ़ का पानी खत्म हुआ तो हो सकता है कि इस क्षेत्र में इस तरह का आकार में पानी जो है वो जमा रह गया। हो सकता है यहाँ पे इस तरह का गड्ढा होगा और यहाँ पर पानी जो है वो इस आकार में जमा ही रह गया। तो इस प्रकार से ये गोखूर झील का वो निर्माण करती है। ठीक है, और पूर्ण विकसित डेल्टा का निर्माण करती है। सॉरी, यहाँ पे आप लास्ट पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहेगा आपको, मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट मिनट, इरेज करने दीजिए। यहाँ पे आप लोग देखोगे बच्चों कि ये जो एरिया बना हुआ है ये क्या है, पूर्ण विकसित डेल्टा। जैसे सुंदरवन का डेल्टा बहुत ही चर्चित है ना, फिर आपका कृष्णा कावेरी गोदावरी का भी जो डेल्टा है वो बहुत ही बड़ी डेल्टा है। ठीक है, तो ये किस चीज का निर्माण करती है, पूर्ण डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय में इन नदियों का मार्ग जो है वो होता है, कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में नदियां अपना रास्ता तलाशती रहती है, जिधर से उसको रास्ता मिल गया वो उस क्षेत्र से बहने के लिए शुरू करती है। परंतु मैदानी भागों में इसका आकार जो है वो कैसा हो जाता है, सर्पाकार। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना कि सांप के आकार के जैसा वो फ्लो होने के लिए शुरू हो जाती है और इसी से विसर्प का निर्माण होता है। ठीक है, और कई नदियां जो है वो अपना रास्ता भी बदलती रहती है, मतलब रास्ता भी चेंज करती है। मतलब इस क्षेत्र से वो बह रही, हो सकता है कि अब इधर से अगले साल बहने लगे, इधर से बहने लगे, इधर से डाइवर्ट हो जाए, इधर से डाइवर्ट हो जाए, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लिखा हूं कि कोसी नदी, जिसे बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यानी कोसी नदी का मैं एक उदाहरण डाल दिया हूँ, जो क्या है भाई कि अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। हर साल ये पूरे बिहार में, उत्तर बिहार में ये तबाही मचाती है कोसी नदी। किस वजह से, तो सिर्फ रास्ते बदलने की वजह से, क्योंकि ये एक कोई डेफिनेट रास्ते से नहीं बहती है। इस साल वो किसी अन्य रास्ते से बह रही है, अगला साल हो सकता है कि उसका रास्ता जो है वो चेंज हो जाए। प्रशासन लाख तैयारी इस रूट पे करके रखी और कोसी नदी में जब बाढ़ आया तो उसका रास्ता ही बदल गया। प्रशासन जो है वो मुंह ताकते बेचारा रह गया और वो तबाही मचाकर निकल गई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियां के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो मैं पहले भी बताया हूं कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां किसे कहेंगे, वैसी नदियां जिनका उद्गम स्थल कहाँ पे है, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, उसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहेंगे। और ये नदियां कैसी होती है, मौसमी होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ कि ये नदियां कैसी होती है, मौसमी होती है। जबकि हिमालय क्षेत्र की नदियां कैसी होती है, 12 मासी होती है ना, क्योंकि इनका प्रभाव मुख्य रूप से वर्षा जल पर निर्भर होते हैं। मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों में जो पानी आता है वो मेनली पानी, मुख्यतः पानी कौन वाला होता है, बरसात वाला पानी होता है ना।
ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र की अधिकांश नदियों का जल स्तर अपनी न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। मैं तो बता रहा हूं कि आप यदि धनबाद क्षेत्र में भी रहते हो तो यहाँ पे बराकर भी बह रही है और यहाँ पे दामोदर भी बह रही है। बरसात का भी समय आप देखोगे कि नदी में कितना उफान आया हुआ है। लेकिन जब आप गर्मी के दिनों में इसी नदी क्षेत्र में जाते होंगे तो केवल बालू और बालू ही दिखता होगा और नदी का जो पानी वाला भाग है वो बहुत ही पतला हो गया, बहुत कम हो गया। हिमालय नदियों की अपेक्षाकृत यह नदियां कम लंबाई की, इन नदियों का जो लेंथ भी जो होता है, लंबाई जो होता है वो कम होता है और छिछली होती है, मतलब बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती है। और यह नदियां अपेक्षाकृत कम अपर्दन का काम करती है, जबकि हिमालय की क्षेत्र की जो नदियां होती है वह तीव्र अपर्दन का काम करती है। यह गाद के अभाव में, सॉरी यहाँ पे गार्ड लिखा गया, गाद के अभाव में विसर्प का निर्माण नहीं कर पाती है। जबकि अंतर में हम बताए थे कि हिमालय क्षेत्र की नदियां जो है वो विसर्प का भी निर्माण करती है और गोखुर झील का भी निर्माण करती है ना। लेकिन ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां जो है वो न विसर्प का निर्माण करती है और न गोखुर झील का निर्माण करती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर प्रायः सभी प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। सामान्यतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। लेकिन दो नदी ऐसी है, नर्मदा और तापी, वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और जब मैं नर्मदा और तापी पढ़ाऊंगा उस समय आपको समझाऊंगा कि जब प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सभी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है तो ये नर्मदा और तापी जो है वो आखिर क्यों पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, इसके बारे में भी मैं बतलाऊंगा अगले क्लास में, जब मैं आपको तापी और नर्मदा के अलग से टॉपिक लेकर आऊंगा। और आपके एनसीईआरटी बुक में है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बतला रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। मतलब कि दुनिया में जो भी बड़े बड़े नदी तंत्र है उनमें से एक कौन है? सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन है? मानसरोवर झील, यानी हिमालय के पास, है ना। हिमालय के पास यहाँ पे क्या है? मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के इसी पार्ट से ये नदी निकलती है। ये कौन सी नदी है? इंडस नदी है। और मानसरोवर के पास से ही मैं पढ़ाऊंगा कि ब्रह्मपुत्र जो है वो इधर निकल के इधर जा रही है, यानी ये जो बह रही है वो कौन है? ब्रह्मपुत्र। और इधर से इधर जो बह रही है वो कौन है? इंडस, यानी कि सिंधु नदी है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो ये कितना है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, 1,16,500 किलोमीटर होगा। 1,16,500 वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत में इसका क्षेत्रफल जो है वो नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है। 11 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका यदि हम क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है? 3 लाख। यहाँ पे थोड़ा सा डाटा में हमको डाउट हो रहा है, रहने दो, अगले क्लास में मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है यदि हम बात करें इंडस नदी का तो वो कितना है? टोटल 2900 किलोमीटर है। ठीक है, परंतु भारत में इसकी लंबाई जो है वो कितना है? 1114 किलोमीटर है। देखो, टोटल यदि पूछा जाए तो ये इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में ये बहुत ही कम पार्ट में ये बहा है। और इंडिया में इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो मात्र कितना है? 1114 किलोमीटर है। ठीक है, यह नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। मतलब ये जब मानसरोवर झील से निकलती है तो इंडिया में जहां से एंट्री करती है वो राज्य कौन सा है हमारा? तो लद्दाख है। लद्दाख में ये एंट्री करती है, वहां अनेक सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है, बहुत ही सुंदर सुंदर सीन ये क्रिएट करती है। और इसी क्षेत्र में जास्कर, श्योक, नुब्रा, हुजा, ये सारी नदियां आकर इसमें मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो नदी है ना, कश्मीर से बहते हुए ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है।
तो बलूचिस्तान से बहती हुई ये नदी जो है वो आगे बढ़ती है पाकिस्तान में मिठान कोट के पास। मतलब जब ये पाकिस्तान में पहुंच जाती है तब इंडिया से ही जो नदियां बहते जा रही है, चाहे सतलज हो, रावी हो, चेनाब हो, झेलम हो, ये सारी नदियां जो है वो इसमें जाकर मिठान कोट के पास जो है वो मिल जाती है। और अंत में नदी ये जो है वो और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और लास्ट में ये कराची के पास जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, सिंधु नदी तंत्र है। इसके बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में एक बार फिर से मैं अगले वीडियो में भी डिटेल में थोड़ा और समझा दूंगा। तब तक के लिए बच्चों आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। यदि आपको वाकई में वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज उचित कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में।